आज अपना जो टॉपिक है जिसके ऊपर अपने चर्चा करेंगे, आपके सिलेबस में दे रखा है जलवायु कटिबंध के नाम से, विश्व जलवायु कटिबंध। हमने पीछे जब बात की थी कि भी अक्षांश और देशांतरों का जब जिक्र कर रहे थे, या उससे पहले ताप कटिबंधों की बात की थी, उस समय हमने देखा था कि दो जो अक्षांश होते हैं, दो अक्षांशों के जो बीच का जो क्षेत्र था उसको कहते हैं कटिबंध। तो ये बात कर रहा है कि विश्व जलवायु कटिबंध, यानी विश्व के अंदर जो जलवायु के जो कटिबंध हैं वो आपके टॉपिक में नाम दिया गया है। अब कटिबंध यानी दो अक्षांशों के बीच का क्षेत्र था, उसे कटिबंध कहते हैं। तो विश्व के अंदर यहाँ पे मैंने हेडिंग लिखी है विश्व जलवायु वर्गीकरण या विश्व जलवायु प्रदेश कह सकते हो आप इसको, विश्व जलवायु प्रदेश कह देंगे या जलवायु कटिबंध कह देंगे। विश्व के अंदर जो जलवायु प्रदेश हैं उनका निर्धारण अक्षांशों के अकॉर्डिंग ही किया गया। अब दो शब्द आते हैं, आपने सुने हैं, एक आता है मौसम और दूसरा होता है जलवायु। दोनों में फर्क क्या है? एक मौसम की बात करते हैं और दूसरा जलवायु की। तो यहां पर आपके जो टॉपिक में बिंदु दे रखा है वो जलवायु की बात कर रहा है, जलवायु प्रदेश या जलवायु कटिबंधों की बात कर रहा है। मौसम तो अल्पकालीन वायुमंडलीय दशाएं होती है। कैसी होती है? अल्पकालीन। आप देखते हो अभी बहुत तेज धूप पड़ रही है, थोड़ी देर बाद में बादल हो सकते हैं, बारिश हो सकती है, ठंडी हवा चल सकती है। इसका मतलब हम कहते हैं कि मौसम में बदलाव हो गया। तो अल्पकालीन जो वायुमंडलीय दशाएं होती हैं उनको तो कहते हैं मौसम। और दीर्घकालीन यानी एक लंबे समय, करीबन आप यूं कह सकते हो 30-35 सालों के जो औसत जो मौसम था उसके आधार पर इसका निर्धारण किया जाता है। किसी भी जगह की जलवायु का निर्धारण किया जाता है कि वो जलवायु कैसी है। अब नाम आते हैं कि वो जलवायु उष्ण जलवायु है कि शीत जलवायु है, किस प्रकार की वो जलवायु है। तो उसका निर्धारण 30-35 सालों के आंकड़ों के आधार पे होगा। ये नहीं है कि 4-6 महीने या 1 साल के आंकड़े के आधार पे हम ये कह देंगे कि इस जगह की जलवायु ऐसी है। हम भारत की जलवायु की बात करते हैं, हम कहते हैं उष्ण कटिबंधीय मानसून प्रकार की जलवायु है। राजस्थान की जलवायु के नाम के आगे हम लिखते हैं गर्म व शुष्क जलवायु। इसका मतलब गर्म और शुष्क का निर्धारण हमने से कहां से किया? 30-35 साल के जो डाटा थे उनके आधार पे निर्धारित होता है। तो इस टॉपिक में से, हालांकि जो जलवायु प्रदेश का जो टॉपिक दे रखा है या जलवायु कटिबंधों की अगर बात करें, काफी लंबा टॉपिक हो सकता है, लेकिन यहां पर रीड के हिसाब से मेरे विचार से हमें इसमें सिलेक्टेड जो काम है वो करना चाहिए और वो पर्याप्त भी रहेगा। हालांकि नेट के अंदर स्कूल लेक्चरर, कॉलेज लेक्चरर, उनके अंदर थोड़ा हमें डीप में पढ़ना। इस टॉपिक से संबंधित कैसे प्रश्न आपके सामने आ सकते हैं? इस टॉपिक से संबंधित एक तो आपका इस प्रकार का प्रश्न हो सकता है जो पूछा जाता है पेपर में कि आप जब भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाते हो तो कौन कौन से जलवायु प्रदेश आते हैं। जैसे हम यहाँ पे बात करेंगे, जैसे भूमध्य रेखी आएगा, फिर सवाना आ जाएगी, एक साइड के अंदर मरुस्थली आएगा, इस साइड के अंदर मानसूनी आ जाएगी, आगे भूमध्य सागरी आएगी, फिर उसके बाद में अगर देखेंगे पश्चिमी यूरोप तुल्य आ जाएगी, टेगा, टुंड्रा, हिमाच्छादित। इस प्रकार से ये क्रम पूछ लिया जाता है एक तो कि वे भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाते हो तो किस प्रकार के जलवायु प्रदेश पाए जाते हैं। बहुत बार पेपर के अंदर पूछा जाता है, एक बात तो ये ध्यान रखनी है। दूसरा जो इसमें से हमें जो बातें याद रखनी है, सारे जलवायु प्रदेशों को आपको करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ सिलेक्टेड जलवायु जो प्रदेश हैं, जैसे हम भूमध्य रेखा जो जलवायु प्रदेश है यानी भूमध्य रेखा के आसपास वाला, इससे संबंधित करेंगे। इससे कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं? एक तो इन जलवायु प्रदेशों के विस्तार से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है कि ये किस क्षेत्र में है, यानी कहां से कहां तक इस जलवायु प्रदेश का विस्तार पाया जाता है, यानी किन अक्षांशों के बीच में ये पाया जाता है। दूसरी, इस जलवायु प्रदेश के अंदर वर्षा कैसी है, तापमान की क्या है, वनस्पति की क्या विशेषताएं हैं। इस प्रकार के कुछ प्रश्न हो सकते हैं। फिर उसके बाद में अगला जो हम जिसके बारे में देखेंगे, जो प्रश्न हमसे पूछे जा सकते हैं, वो सवाना से संबंधित हो सकता है। इसके अलावा हम
मरुस्थलीय जो जलवायु है उससे संबंधित हमारे से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, और मानसूनी जो जलवायु है उससे संबंधित प्रश्न हो सकते हैं, और भूमध्य सागरीय जो जलवायु है उससे संबंधित प्रश्न हो सकते हैं। इन जलवायु प्रदेशों के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे कि कैसे कैसे प्रश्न हमारे सामने यहाँ पर हो सकते हैं। अभी हम इसमें और आगे पढ़ने की कोशिश करेंगे तो समझ में आ जाएगा। विश्व जलवायु प्रदेश, विश्व जलवायु प्रदेश, यहां इस साइड के अंदर में ग्लोब बना दिया हमने। यहां पे बीच में 0 डिग्री के आसपास है, हम आगे डिटेल में देखेंगे। भूमध्य रेखा के दोनों और 10 डिग्री उत्तर और दक्षिण जो जलवायु प्रदेश जिसका विस्तार पाया जाता है, यानी इस जलवायु प्रतिबंध के अंदर जिस जलवायु प्रदेश का विस्तार हो गया, यानी भूमध्य रेखा के आसपास होने के कारण इसको हम क्या कहते हैं, भूमध्य रेखीय जलवायु। इससे आगे जब जाते हैं 10 डिग्री से, दोनों गोलार्धों की बात कर रहे हैं, एक साइड में लिख रहा हूं मैं, 0 डिग्री से 10 डिग्री तक यहां चले गए, उससे आगे जब जाते हैं तो 10 से 20 डिग्री वाला जो एरिया है वहां पर सवाना प्रकार की जलवायु पाई जाती है। कैसी पाई जाती है, सवाना। और 10 से लेकर के 30 डिग्री वाला जो एरिया होगा, यानी ये 20 तक आ गया, 30 तक, 10 से लेकर के 30 तक महाद्वीपों का जो पूर्वी भाग है, यहां पर मानसूनी जलवायु पाई जाती है। कौन सी जलवायु, मानसूनी। और महाद्वीपों का जो पश्चिमी भाग है, ये एरिया जो है ये पश्चिम की साइड को इंगित कर रहा है, और ये एरिया हम यूं कह देंगे कि पूर्वी की साइड जो है उसको इंगित कर रहा है, महाद्वीपों के पूर्वी भाग। और ये महाद्वीपों के पश्चिमी भाग। अब आपसे वहां पे पूर्वी पश्चिमी भाग ऐसा कोई नहीं पूछेगा, लेकिन मैं समझाने के आगे और कोशिश करता हूं। यहाँ पे सवाना आ गया और मानसूनी आ गई। 20 से लेकर के 30 डिग्री तक अगर आप बात करते हो, महाद्वीपों का जो पश्चिमी भाग है वहां पर मरुस्थलीय जलवायु पाई जाती है। मरुस्थलीय यानी विश्व के जो मरुस्थल है, सहारा की बात करेंगे, इस प्रकार के जो मरुस्थल ये यहां तक आ गए। फिर उसके बाद में 30 से 45 डिग्री की तरफ चलते हैं तो आपके पास महाद्वीपों का जो पश्चिमी भाग है वहां पर तो आएगी भूमध्य सागरीय। कौन सी, भूमध्य सागरीय। और पूर्वी जो भाग होगा वहां पर मिलेगी चीन तुल्य, चीन तुल्य। इसके बाद में 45 से 60 की तरफ जब जाते हैं, यानी हमने कह दिया 45 डिग्री तक आ गया, और 45 से 60 तक अगर जाओगे तो वहां पर महाद्वीपों का जो पश्चिमी भाग है उस साइड के अंदर तो हम लिख देंगे पश्चिमी यूरोप तुल्य, और पूर्वी जो भाग है वहां पे मैं लिख रहा हूं सेंट लॉरेंस तुल्य। सेंट लॉरेंस जो कनाडा की जो नदी है उसके आधार पे नामकरण हो गया। उससे ऊपर की तरफ जाते हो तो टेगा, उससे आगे जाएंगे तो टुंड्रा, और उसके आगे यानी हिमाच्छादित बर्फ वाला एरिया, हिमाच्छादित। अब ये सारा नाम थाने याद नहीं रहे तो थोड़ा सा एक नियम याद रख लियो कि भाई पूर्व पश्चिम आपसे नहीं, भाई भूमध्य रेखा आपके सामने ऑप्शन के अंदर इस प्रकार से आ सकता है प्रश्न के अंदर कि भूमध्य रेखा से हम ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो कौन कौन से जलवायु जो प्रदेश हैं वो हमारे सामने आएंगे गर्म से। तो भूमध्य रेखा आ गया, फिर उसके बाद में सवाना आ गया, बीच वाला सा जो एरिया होगा वो तो पश्चिमी भाग है महाद्वीपों का, वहां पर है मरुस्थलीय जलवायु होगी, और पूर्वी भाग है तो मानसूनी होगा। ये तीनों नाम आप एक साथ में याद रख सकते हो। उसके बाद में भूमध्य सागरीय याद रख लेना, पश्चिमी यूरोप तुल्य याद रख लेना, ये चीन तुल्य और सेंट लॉरेंस तुल्य नहीं रहे तो भी कोई बात नहीं। और उससे आगे टेगा, और फिर टुंड्रा, और फिर हिमाच्छादित। अब मैं एक बार थोड़ा सा आपको इसको विश्व के मानचित्र पे देखने का अपने प्रयास करते हैं, जो ये बात की है उसी को। कहाँ की किस प्रकार से बातें हमने की है,
ये इतना ही बनाया मैंने यहाँ पे, ये नीचे ऑस्ट्रेलिया आ गया और इधर न्यूजीलैंड आ गया। इस साइड के अंदर आओगे तो ये दक्षिणी अमेरिका का हिस्सा आ गया, और फिर ऊपर जाओगे तो ये नॉर्थ अमेरिका का हिस्सा। अभी जो हमने बात की है वो किस किस क्षेत्र की बात कर रहे हैं? हम ये बात कर रहे हैं कि भी ये जो एरिया है 0 डिग्री, ये जो ऊपर जो बात लिखी है उसी की बात मैं वापस आपके सामने एक बार कर रहा हूं कि भी 0 डिग्री का जो एरिया है, इस 0 डिग्री के दोनों ओर का जो भाग था 10 डिग्री उत्तर और दक्षिण का, यहां पे जलवायु पाई जाती है कौन सी? भूमध्य रेखीय। आप एक बार विश्व का मानचित्र आपके पास एटलस होगी तो उसमें से देख लेना, नहीं तो मोबाइल के अंदर वर्ल्ड का जो मैप है उसको निकाल करके एक बार देख लेना। भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश, यानी भूमध्य रेखा के दोनों ओर 10 डिग्री उत्तर दक्षिण, उत्तर की तरफ भी जाते हैं दक्षिण की तरफ भी जाते हैं। अब फिर उसके बाद में ये 10 डिग्री वाला जो एरिया आ गया, इस 10 डिग्री से ऊपर का जो भाग, ये जो एरिया है इसको हमने कहा है सवाना प्रदेश। क्या कहा है? सवाना, यानी 10 से 20 डिग्री महाद्वीपों का ये बीच वाला जो क्षेत्र जहां पे इसकी तुलना में बारिश कम हो रही है, इसको बोलते हैं सवाना जलवायु प्रदेश। अब तीसरा हमने यहाँ पे लिखा है, ये महाद्वीपों के पश्चिमी भाग जो है, यहाँ पे लिख दिया मरुस्थलीय जलवायु। अब 20 से 30 डिग्री महाद्वीपों के पश्चिमी भाग, यानी अफ्रीका के अंदर भी मिलेगा, इधर जाओगे तो इधर जाओगे तो अमेरिका के अंदर भी मिलेगा, नीचे आओगे तो दक्षिणी अमेरिका का पेरू का हिस्सा और उत्तरी जो चिली का हिस्सा है, यानी यहाँ पर जो आपका अटाकामा मरुस्थल है वो मिलेगा। इस साइड के अंदर आओगे तो यहाँ पर काला हरी मरुस्थल मिलेगा अफ्रीका के, यानी ये भूमध्य रेखा के दक्षिण की बात कर रहा हूं मैं, यहाँ पर मिलेगा। इसी प्रकार से ऑस्ट्रेलिया का जो पश्चिमी भाग है उसके अंदर भी मरुस्थल मिलेगा। कहाँ? 20 से 30 डिग्री अक्षांशों की बात। फिर हमने कह दिया कि 10 से लेकर के 30 डिग्री अक्षांश महाद्वीपों का जो पूर्वी भाग है उसमें मुख्यतः इस क्षेत्र के अंदर मानसूनी जलवायु पाई जाती है, दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी एशिया में। हालांकि अन्य जो इस अक्षांशों के अंदर है वहां पर भी मानसूनी जलवायु के प्रभाव पाए जाते हैं, लेकिन मुख्यतः मानसूनी जलवायु है वो दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी एशिया में पाई जाती है। फिर इससे आगे जब हम चलेंगे तो हमने लिखा है कि भूमध्य सागरीय, भूमध्य सागरीय जलवायु, यानी ये आपका जो भूमध्य सागर है, ये अफ्रीका आ गया, इधर यूरोप आ गया, एशिया आ गया, ये अटलांटिक महासागर है पूरा का पूरा, और यहाँ पर जो सागर है उसका नाम है भूमध्य सागर, या जिसको रोम सागर कहते हैं। अब इस भूमध्य सागर के चारों ओर जैसी जलवायु पाई जाती है उसके आधार पर नामकरण कर दिया गया उसका भूमध्य सागरीय जलवायु। यह है महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में, महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में कहां से कहां तक? 30 डिग्री से लेकर के 45 डिग्री, नॉर्थ में भी है और साउथ में भी है, यानी उत्तरी गोलार्ध में भी है और दक्षिणी गोलार्ध में भी है। अब ये केवल भूमध्य सागर के आधार पर तो नामकरण किया गया। यहाँ इस भूमध्य सागरीय को देखते हो तो इसी प्रकार से इधर जाओगे, अमेरिका के अंदर जो कैलिफोर्निया का हिस्सा है वहां पर मिलेगी, नीचे आओगे दक्षिण गोलार्ध के अंदर तो ये जो चिली वाला जो बीच का हिस्सा है मध्य चिली के अंदर मिलेगी, क्योंकि चिली इस प्रकार से लंबी है। और फिर इधर आओगे अफ्रीका का जो हिस्सा है दक्षिण अफ्रीका का, तो इस भाग के अंदर मिलेगी, यानी 30 से 45 डिग्री महाद्वीप का, दक्षिणी अफ्रीका का दक्षिणी पश्चिमी भाग में, और इसी प्रकार से ऑस्ट्रेलिया के भी दक्षिणी पश्चिमी भाग में पाई जाएगी। तो कहने का मतलब भूमध्य सागरीय जलवायु महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में 30 से 45 डिग्री वाला जो एरिया उसमें है। उससे जब आगे जाते हो, या यूं कहें कि इस साइड के अंदर यहाँ पर तो भूमध्य सागरीय आगे पश्चिमी भाग में, तो पूर्वी भाग में यहाँ पर चीन है, तो इसका मतलब चीन के आधार पर नामकरण कर दिया गया, तो यहाँ पर इसको कह देते हैं चीन तुल्य जलवायु, ये नाम लिखा। ये आपसे पूछे जाने की संभावना कम है चीन तुल्य, लेकिन ये जो कर्म लिखा है इस साइड के अंदर ये जरूर पूछा जा सकता है। भूमध्य सागरीय जलवायु से जब ऊपर जाते हो तो ये यूरोप का पश्चिमी भाग है, और इस पश्चिमी यूरोप के जैसी जलवायु यानी 45 डिग्री से लेकर के 60 डिग्री महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में, यानी यहाँ यूरोप में भी होगी, अमेरिका के अंदर भी होगी, नीचे दक्षिणी अमेरिका वाला जो हिस्सा है वहां पर भी होगी। इसका मतलब ऐसी जो जलवायु पाई जाती है उसको बोलते हैं पश्चिमी यूरोप तुल्य, पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु। ये थी महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में।
और यहाँ पर ये महाद्वीप का पूर्वी भाग है, जो कनाडा का ये जो क्षेत्र है, सेंट लॉरेंस, यहाँ के आधार पर नामकरण कर दिया, इसको कहते हैं सेंट लॉरेंस तुल्य जलवायु, सेंट लॉरेंस तुल्य। और ये महाद्वीप के पूर्वी भाग में इधर भी मिलेगी, कहां पर, 45 से 60। इससे आगे जब जाएंगे तो क्या मिलेगा, टेगा जो कोणधारी वन है वो, और फिर उससे आगे टुंड्रा नामक वनस्पति मिलेगी। आगे फिर और ज्यादा ठंडा होने के कारण किसी प्रकार की वनस्पति नहीं पाई जाती है और बर्फ ही बर्फ जमी रहती है, उसको बोलते हैं हिमाच्छादित क्षेत्र। अब कई में तो उगचुक होगी, उगचुक होगी तो कोई बात को नहीं, 4 शब्द 4 टप्पा रख लियो, पेपर के अंदर काम चल जाएगा। फिर बाद में जब समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं आ जाएगी कोई पेपर में तो प्रश्न हो ही जाए। पहली एक ध्यान रखियो, भूमध्य रेखा और भूमध्य सागर वाला जो शब्द है उसके अंदर जलवायु प्रदेश में कई बार गड़बड़ हो जाती है। भूमध्य रेखा यानी भूमध्य रेखा के आसपास की बात कर रहा है, और भूमध्य सागरीय इसका मतलब ये भूमध्य सागर के आसपास जो जलवायु पाई जाती है उसकी। तो ये क्रम याद रखना है, भूमध्य रेखीय, फिर उसके बाद में सवाना, फिर मरुस्थलीय, फिर भूमध्य सागरीय, फिर पश्चिमी यूरोप, फिर टेगा, फिर टुंड्रा और फिर हिमाच्छादित। बाकी सेंट लॉरेंस कोई अपन जरूरी को नहीं, नया याद रहे वो तो भी है, रेट में काम चल रहा है बढ़िया तरीकों। चीन तुल्य जलवायु की भी कोई बात नहीं है। मानसूनी का एक अलग से हम यूं कह देंगे कि 10 से लेकर के 30 डिग्री जो अक्षांश है, क्योंकि अगर देगा तो मानसूनी अगर बीच में अगर करवाएगा तो फिर आपको सवाना या मरुस्थलीय ये शब्द नहीं करवा, फिर आपको इस प्रकार से दे दिया, भूमध्य रेखीय जलवायु, मानसूनी दे दिया, भूमध्य सागरीय दे दिया, आगे टेगा दे दिया या टुंड्रा दे दिया। इस प्रकार का क्रम हमारे सामने। अब एक चीज तो अपन आप पिक्चर याद रखनी है, मतलब है 4-5 शब्द याद रखने। अब इन सभी जलवायु प्रदेशों के बारे में बात नहीं करेंगे हम। आपको जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जहां तक मेरा अनुमान है, या विगत प्रश्नों को आप अगर देखते हो इस परीक्षा के अकॉर्डिंग, तो एक तो भूमध्य रेखीय जलवायु से संबंधित हो सकते हैं, सवाना से संबंधित हो सकते हैं, मरुस्थल से संबंधित हो सकते हैं, और मानसून से संबंधित हो सकते हैं, और भूमध्य सागर से, यानी इन 5 से संबंधित हमारे सामने प्रश्न हो सकते हैं। 5 से संबंधित कैसे कैसे प्रश्न आपके सामने हो सकते हैं। सबसे पहले आप देखोगे कि भूमध्य रेखीय जलवायु, पहला प्रश्न तो इसका विस्तार से संबंधित होगा। भूमध्य रेखीय जो जलवायु है इसके विस्तार की अगर मैं बात करूं तो आप ये कहोगे 0 डिग्री से लेकर के 10 डिग्री, आगे मैंने लिख दिया एन व एस, यानी नॉर्थ व साउथ, यानी भूमध्य रेखा के दोनों ओर 10 डिग्री उत्तर और दक्षिण के। एक प्रश्न तो ये याद रखना, ये बार बार पेपर के अंदर पूछा। दूसरा जो इसके अंदर आपको क्षेत्र से संबंधित इससे प्रश्न हो सकता है, इसके क्षेत्र से संबंधित, क्षेत्र से संबंधित एक तो आप यूं कह सकते हो, ये जो दक्षिणी अमेरिका के अंदर है यहां पर है अमेजन बेसिन। कौन सी, अमेजन नदी के आधार पर लिख दिया अमेजन बेसिन, अमेजन बेसिन, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। और दूसरा आप यूं कह सकते हो कि ये जो अफ्रीका का यहां पर कांगो नदी है, इसलिए इसको बोलते हैं कांगो क्षेत्र या कांगो बेसिन। तो 2 नंबर आप लिख देना, कांगो बेसिन। और तीसरा, ये जो दक्षिणी पूर्वी एशिया के जो देश हैं वहां पर भी भूमध्य रेखीय जलवायु पाई जाती है। तो तीसरा आप ये ध्यान रखना, दक्षिणी पूर्वी एशिया, जो इंडोनेशिया मलेशिया की अगर बात करते हो तो वो भूमध्य रेखा के ऊपर स्थित है। तो ये 3 तो आपको क्षेत्र याद रखने हैं। इसके बाद में इससे संबंधित जो अगला हमें प्रश्न याद रखना है वो ये याद रखना है कि इस क्षेत्र के अंदर यहाँ पे, क्योंकि 0 डिग्री के आसपास वाला ये जो क्षेत्र है वहां पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, इसका मतलब तापमान वर्ष भर ही ज्यादा रहता है। तो यहाँ पर तापमान भी ज्यादा रहता है, ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता भी अधिक होती है, और वर्षा भी इस क्षेत्र के अंदर अधिक होती है। एक ये ध्यान रखना है कि इस क्षेत्र के अंदर हर दिन दोपहर के बाद में बारिश होती ही होती है। और वो किस प्रकार से वर्षा होती है, वर्षा 3 प्रकार के, वर्षा के 3 प्रकार बताए गए, सहवनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवाती वर्षा। सहवनीय वर्षा वो होती है जब हवा गर्म होकर के ऊपर उठती है, ऊपर जाकर के ठंडी होगी और फिर बारिश करने शुरू कर देती है। तो इस प्रकार की वर्षा होती है। इस भूमध्य रेखीय
जलवायु प्रदेश में कैसी वर्षा होती है? सहवनीय वर्षा होती है। ये प्रश्न वहां पर आपके सामने हो सकता है कि भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश में कैसी वर्षा होती है? सहवनीय वर्षा होती है, चक्रवाती वर्षा होती है या पर्वतीय वर्षा होती है? तो यहाँ पर इस क्षेत्र में मुख्यतः हर दोपहर के बाद में सहवनीय वर्षा होती है। एक इससे संबंधित जो आपके सामने अगर देखेंगे कि विश्व में सबसे अधिक जैव विविधता, सर्वाधिक जैव विविधता किस क्षेत्र में पाई जाती है? भूमध्य रेखीय जलवायु वाले प्रदेश में पाई जाती है। सर्वाधिक जैव विविधता, इसलिए इसको विश्व के फेफड़ा के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन यहां से रिलीज हो रही है, इसलिए इसको विश्व का फेफड़ा या विश्व में सर्वाधिक सबसे ज्यादा जैव विविधता किस प्रदेश में पाई जाती है? तो भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश में पाई जाती है। फिर इसके बाद में एक जो महत्वपूर्ण प्रश्न है जो बार बार पेपरों के अंदर पूछा जाता है, मैं यहां पे शब्द लिख रहा हूं, सेल्वा। सेल्वा या सेल्वास, दोनों में से कोई भी नाम दिया जा सकता है। यहां पे दक्षिणी अमेरिका के अंदर आप बात कर रहे हो कि अमेजन जो बेसिन वाला जो क्षेत्र था, इस क्षेत्र के अंदर विषुवत रेखीय जो वर्षा वन है, विषुवत रेखीय है, विषुवत क्योंकि 0 डिग्री के आसपास का, इसको विषुवत रेखीय कह दीजिए, भूमध्य रेखीय, विषुवत रेखीय वर्षा वनों को क्या कहते हैं? विषुवत रेखीय वर्षा वनों को यहां दक्षिणी अमेरिका के अंदर जो अमेजन बेसिन वाला क्षेत्र है वहां पर सेल्वा या सेल्वास कहते हैं। ये बहुत बार आता है कि सेल्वा या सेल्वास क्या है? तो दक्षिणी अमेरिका के अंदर विषुवत रेखीय वर्षा वन है, या अमेजन बेसिन के अंदर विषुवत रेखीय जो वर्षा वन है उनको सेल्वा या सेल्वास कहते हैं। ये 4-5 बातें अपने को इससे संबंधित है, भूमध्य रेखीय जलवायु से संबंधित याद रखनी। एक अगर बात करें, यहां पर तापांतर बहुत कम पाया जाता है। तापमान तो ज्यादा है, लेकिन तापांतर का मतलब होता है तापमान का अंतर। दिन और रात के तापमान के अंतर की बात करें या वार्षिक तापमान के अंतर की बात करें, क्योंकि पूरे वर्ष भर भी टेम्परेचर ज्यादा रहता है, तो इसलिए तापांतर का मतलब तापमान में अंतर ज्यादा इस एरिया के अंदर नहीं मिलता। तो ये 5-6 बिंदु अपने को ध्यान रखना। एक बार हम स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे की बात करें। ये भूमध्य रेखीय जलवायु हमने यहां से शब्द मिटा देंगे, इसके बारे में जिक्र कर लिया। अब दूसरा जिस जलवायु की हम बात कर रहे हैं वो है सवाना। सवाना जलवायु से संबंधित 2-3 प्रश्न आपके सामने आते हैं। 2-3 प्रश्न कैसे कैसे आते हैं? एक तो सवाना जो जलवायु प्रदेश है इसका विस्तार आप यूं कह सकते हो 10 डिग्री से, कहीं पे 15 भी दे रखा होगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 10 डिग्री से 20 डिग्री, मैंने आगे एन व एस लिख दिया। एन व एस का मतलब उत्तरी व दक्षिणी गोलार्ध, यानी इस भाग के अंदर भी है और इस भाग के अंदर भी पाई जाती है। सवाना जो वनस्पति यहां पर क्या है, इसका विस्तार, सवाना जो प्रदेश है, सवाना जलवायु प्रदेश का विस्तार 10 डिग्री से लेकर के 20 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी गोलार्ध से संबंधित होगा। एक प्रश्न तो आपके सामने ये हो सकता है। दूसरा यहां से संबंधित जो प्रश्न हो सकता है, सवाना प्रदेश के अंदर इस भूमध्य रेखीय जो बात कर रहे थे इसकी तुलना में जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से उत्तरी या दक्षिण की तरफ जा रहे हैं, वर्षा की जो मात्रा है वो कम हो रही है। तो यहां पर इस एरिया की तुलना में बारिश, क्योंकि यहां पर तो वर्ष भर बारिश हो रही थी, भूमध्य रेखीय वाला जो क्षेत्र था, सवाना वाला जो एरिया है इसके अंदर सारी साल बारिश नहीं होती, इसकी तुलना में बारिश है वो कम होती है। अब यहां पर तो शीतकाल होता है वो शुष्क होता है, मुख्यतः ग्रीष्म काल के अंदर बारिश होती है। इस एरिया के अंदर बरसात कम होने के कारण घासें तो होती हैं, लेकिन क्योंकि पेड़ तो उतने लंबे नहीं होते, पेड़ों के साथ साथ में यानी लंबी लंबी घासें होती हैं, और वो घास को हाथी घास कहते हैं, क्योंकि हाथी भी फिर तो दिखे कोनी, मतलब इतनी बड़ी बड़ी है, यानी थे या कैसको जी आपने सरकना देखा है थारा नहीं भी त्रिया की घास हो है, क्योंकि सरकना लंबा लंबा होगा। अब ऐसी जब घास होती है तो उसको कहते हैं हाथी घास। तो हाथी घास इस आपके सवाना क्षेत्र के अंदर पाई जाती है।
अब यहां से जो सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न पूछा जाता है, ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, इसलिए उष्णकटिबंधीय जो घास प्रदेश हैं उनके नाम पूछ लिए जाते हैं। इसके उष्णकटिबंधीय, यहां पे मैं लिख रहा हूं उष्णकटिबंधीय घास प्रदेश, घास प्रदेश, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बार बार पेपरों के अंदर पूछे जाते हैं। कई बार इस प्रकार से दे दिया जाता है कि 3 तो नाम उसने उष्णकटिबंधीय घास प्रदेशों का दे दिया, एक शीतोष्ण कटिबंधीय घास प्रदेशों का नाम दे दिया, और वो कह देता है निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न है या असंगत छांटिए, या कई बार वो उनको सुमेलित करवा लेता है कि कौन सा कहां पर स्थित है। तो उष्णकटिबंधीय घास प्रदेशों में जहां अफ्रीका वाला है वहां पर तो बोलते हैं सवाना। तो एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि सवाना क्या है, तो सवाना उष्णकटिबंधीय घास है। कहां पे पाई जाती है? अफ्रीका के अंदर पाई जाती है। दूसरा प्रश्न आपका ये। फिर इसके बाद में यहां पे दक्षिणी अमेरिका के अंदर जब जाते हो तो इसी उष्णकटिबंधीय घास को वेनेजुएला के अंदर लानोज को, दूसरा आपको यहां पे याद रखना है लानोज, कहां पे? वेनेजुएला। और कैंपोज बोलते हैं ब्राजील में, कैंपोज कहते हैं ब्राजील, कैंपोज कहेंगे ब्राजील। 3 शब्द तो ये पक्के याद रखने ही रखने, बार बार पेपर के अंदर पूछे जाते हैं। या तो ऐसा दे देता है सवाना क्या है, लानोज क्या है, कैंपोज क्या है। उष्णकटिबंधीय घास है। एक प्रश्न तो ये हो गया। सवाना कहां पे स्थित है? अफ्रीका में, यानी इस अफ्रीका के अंदर तो क्या कहते हैं? सवाना। या दक्षिणी अमेरिका के अंदर जो एक राष्ट्र है वेनेजुएला, वहां पर है तो सेम ही घास, लेकिन यहां पर नाम इसका बदल दिया गया और इसका नाम क्या कह दिया गया? लानोज। और इसी प्रकार से यहां आप ब्राजील के अंदर आते हो, दक्षिण अमेरिका के महाद्वीप में ही, तो ब्राजील में बोलते हैं कैंपोज। ये 3 नाम आपको याद रखना। एक बार एक स्क्रीन शॉट ले लो, थोड़ी सी बात और बता। अब उष्णकटिबंधीय जो घास प्रदेश के साथ साथ में यहां पर मैं नोट लगा के आपको शीतोष्ण कटिबंधीय घास प्रदेशों की बात यहीं पे कर लेते हैं। नोट शीतोष्ण कटिबंधीय या शीतोष्ण घास प्रदेश कह दीजिए, कटिबंधीय घास प्रदेश। ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी हर कंपटीशन के अंदर इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी यूं कहें कि अब रीट के अंदर जोड़ दिया तो रीट से लेकर के आप यूं कह सकते हो कॉलेज लेक्चरर तक सभी पेपरों के अंदर ये प्रश्न कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से देखने को मिलता ही है। अब शीतोष्ण कटिबंध का मतलब हम जो बात कर रहे थे पहले ताप कटिबंधों की जब हमने बात की थी तो हमने कहा था कि 0 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री वाला जो एरिया था उसको उष्ण कटिबंध कह दिया। फिर उसके बाद में 30 से लेकर के 60-65 डिग्री वाला जो एरिया था उसको शीतोष्ण, और फिर उसके बाद में लास्ट वाला जो शीत कटिबंध कहा था। यानी शीतोष्ण जहां पे न गर्मी ज्यादा है न ठंड ज्यादा है। इसका मतलब महाद्वीपों के ये जो बीच वाले जो एरिया है, यहाँ पर ये यूरोप का पार्ट आ गया, इस साइड में आओगे तो ये अमेरिका का पार्ट आ गया, अमेरिका के बीच वाला। यहां पर आओगे तो दक्षिणी अमेरिका हो गई, ये अफ्रीका का आ गया, और इधर आओगे तो ऑस्ट्रेलिया का हिस्सा आ जाएगा। इनके अंदर जहां पर मध्य अक्षांशों के अंदर जो घास के प्रदेश पाए जाते हैं उनके क्या नाम है तो इस क्षेत्र के, लेकिन यहां पर इनके साथ में याद रखोगे इसलिए मैंने यहां पर लिख दिया शीतोष्ण कटिबंधीय घास प्रदेश। यहां इस एरिया के अंदर जो आप यूं कह सकते हो कि जो यूरोप महाद्वीप या एशिया महाद्वीप है, यहां पर आप यूं कह देंगे कि स्टेपी कहते हैं, पहला लिख देंगे स्टेपी। एशिया के अंदर क्या आपको कई बार यहाँ पे रूस शब्द भी वो दे सकता है, तो स्टेपी एशिया के अंदर कर दीजिए। फिर उसके बाद में इधर आते हैं, इन्हीं अक्षांशों के महाद्वीपों के जो बीच वाला जो क्षेत्र है वहां पर ये जो घास है शीतोष्ण कटिबंधीय घास, इसको क्या कहते हैं? अमेरिका के अंदर प्रेरी कहते हैं। तो दूसरा आ जाएगा प्रेरी। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रेरी के आगे लिख दिया यूएस। और फिर इधर आते हो अर्जेंटीना के अंदर, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के अंदर पंपास बोलते हैं। पंपा जय लिखा हो सकता है, पंपा से लिखा हो सकता है, क्योंकि अंग्रेजी से हिंदी में करते हैं तो अलग अलग बोल देते हैं। अर्जेंटीना,
फिर उसके बाद में एक जो आपको जो याद रखना है कि ये यहां पर देखोगे कि दक्षिणी अफ्रीका आ गई। अफ्रीका महाद्वीप के अंदर जो नीचे वाला ये जो देश है यहाँ पे दक्षिणी अफ्रीका है। तो दक्षिणी अफ्रीका के अंदर इसको कहते हैं वेल। क्या कहेंगे? वेल। कहां पे? दक्षिणी अफ्रीका। और इधर जो ऑस्ट्रेलिया यहां पे हमने बनाया था, ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो शीतोष्ण कटिबंधीय जो घास के प्रदेश पाए जाते हैं उनको बोलते हैं डाउन्स। क्या कहेंगे? डाउन्स। डाउन्स कहां पे? ऑस्ट्रेलिया है। पांचों शब्द अपन याद रखना ही रखना है। मतलब आप मान के चलो 5 शब्द है, 3 शब्द है, क्योंकि ये पेपर के अंदर बार बार पूछे जाते हैं। अंग चाहिए फोटो मार लो सुमेलित करवा सकता है, या फिर आपके सामने कई बार ऐसा हो सकता है निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न है, जैसे 3 शीतोष्ण कटिबंधीय घास के प्रदेश दे दिए और 1 उष्ण कटिबंधीय। और जहां तक मुझे संभावना है जलवायु कटिबंध में से ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए होगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले। तो सवाना जलवायु प्रदेश के अंदर तो अपने को इतनी याद रखें। फिर उसके बाद में नेक्स्ट जिसकी हम बात करेंगे, जिस जलवायु प्रदेश की वो बात कर लेते हैं मानसून। यहां से सवाना भी मैं हटा देता हूं। अब मानसूनी जलवायु प्रदेश ये 0 डिग्री आ गई, 0 डिग्री से ऊपर गए तो इसका जो विस्तार मुख्यतः पाया जाता है वो 10 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री। मानसूनी जो जलवायु प्रदेश है इसके विस्तार की अगर हम बात करेंगे तो 10 डिग्री से 30 डिग्री। एन बाय एस का मतलब हो गया कि नॉर्थ बाय साउथ, यानी दोनों गोलार्धों के अंदर ही पाया जाता है। लेकिन मुख्यतः इसके विस्तार की अगर बात करते हो तो आप एक ही शब्द याद रख लेना और वो है दक्षिणी व दक्षिणी पूर्वी एशिया। दक्षिणी व दक्षिणी पूर्वी एशिया के अंदर मानसूनी जलवायु मुख्यतः पाई जाती है। इस क्षेत्र से संबंधित अपने को एक जो प्रश्न और याद रखना है वो याद रखना है कि इस क्षेत्र के अंदर जो बारिश होती है, जो वर्षा होती है, वो मुख्यतः पर्वतीय और चक्रवाती, यानी चक्रवातीय वर्षा भी होती है और पर्वतीय वर्षा भी होती है। पर्वतीय वर्षा किसको कहते हैं? यानी किसी अवरोध के कारण, यानी गर्म और आर्द्र हवा जब किसी अवरोध से टकराती है, यानी जैसे भारत के संदर्भ में अगर आप देखते हो कि भारत में जैसे हिंद महासागर से यहां से दक्षिणी पश्चिम में जब मानसून आता है तो एक तो इस साइड के अंदर पश्चिमी घाट है उससे टकराएगी। इधर जाओगे पूर्व के अंदर तो यहाँ पे पूर्वांचल की पहाड़ियां हैं जो कि आकार की, वहां उनसे टकराती हैं। और जब हवा टकराएगी तो इसका मतलब ऊपर उठेगी, ठंडी होगी और बारिश करेगी। इसका मतलब जब पर्वत के अवरोध के कारण जो बारिश होती है उसको पर्वतीय वर्षा कहते हैं, और जो साइक्लोन के कारण होती है उसको कहते हैं चक्रवातीय वर्षा। तो मानसूनी जलवायु के अंदर आप लोग यहाँ पे सिर्फ 3 ही बिंदु याद रख लेना। एक तो इसका विस्तार 10 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ, और एक दक्षिणी व दक्षिणी पूर्वी एशिया, और फिर इसके बाद में इसमें वर्षा, पर्वतीय और चक्रवाती। इनको भी एक बार ले लेंगे। फिर उसके बाद में हम जो आगे बात करेंगे वो इस मरुस्थलीय जलवायु की बात करेंगे। मरुस्थलीय जलवायु की मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था कि महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में पाई जाती है। तो महाद्वीपों के पश्चिमी भाग, और कहां से कहां? मुख्यतः 20 डिग्री से 30 डिग्री नॉर्थ व साउथ, उत्तर व दक्षिण। यहां आप देखते हो कि यहां पे अफ्रीका के अंदर सहारा मरुस्थल जो विश्व का सबसे बड़ा है उसका नाम सभी ने सुना है। इसी प्रकार इन्हीं अक्षांशों के अंदर 20 से 30 आप इधर चलते हो महाद्वीप के पश्चिम भाग के अंदर, तो यहां अमेरिका के अंदर सोनोरन, एरिजोना मरुस्थल पाए जाते हैं। कहां पे? अमेरिका के अंदर। नीचे यानी दक्षिणी गोलार्ध के अंदर आते हो तो ये जो आपकी दक्षिणी अमेरिका जो महाद्वीप है इसके अंदर यहाँ पे पेरू राष्ट्र है और उसके बाद में चिली है। तो ये पेरू और उत्तरी जो चिली का हिस्सा है यहाँ पर एक
मरुस्थल है उसका नाम है अटाकामा। अटाकामा ये भी पूछा जा सकता है, कहां पे है? पेरू है, चिल्ली में। आपसे मेरे विचार से ऐसा प्रश्न नहीं पूछेगा ये कि भी ये महाद्वीपों के पश्चिम भाग में है या पूर्वी भाग में, क्योंकि स्कूल लेक्चर या कॉलेज में या नेट वगैरह में उनमें तो पूछ सकता है। आपसे तो सीधा सा मरुस्थलों के नाम पूछे जा सकते हैं, जहां तक मेरा आइडिया है कि यहाँ पे अफ्रीका के अंदर देखोगे तो कौन सा था? सहारा था। ये पूछा जा सकता है सहारा कहाँ पे है? अफ्रीका के अंदर। और उसके बाद में इनकी भी संभावना कम ही लग रही है मुझे, एरिजोना की और सोनोरन की जो बात की थी हमने अमेरिका के अंदर। लेकिन ये अटाकामा के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, ये भी प्रसिद्ध मरुस्थल है, पेरू है, चिली के अंदर। फिर इसके बाद में यहां पर एक कालाहारी मरुस्थल है, अफ्रीका महाद्वीप के अंदर ही दक्षिण के अंदर जब आप आते हो तो ये आपसे पूछा जा सकता है कालाहारी कहां पे है? अफ्रीका के अंदर है, ये हो सकता है। या राष्ट्रों की अगर बात करें तो मुख्यतः बोत्सवाना व नामीबी, बोत्सवाना व नामीबिया। आपने जो राष्ट्र ने भी याद है तो कम से कम एक तो याद रख लियो, सहारा अफ्रीका के अंदर है, कालाहारी अफ्रीका के अंदर है, और अटाकामा दक्षिणी अमेरिका। ये तीन मरुस्थल मेरे विचार से आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बाद में इधर जाते हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो ऑस्ट्रेलिया का जो पश्चिमी भाग है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल हो गया, ग्रेट सैंडी हो गया, विक्टोरिया हो गया, ये ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले मरुस्थल है। अब पूछा तो नहीं, लेकिन फिर भी थाने कौन पूछे, मैं एक दो बात थाने बता दी कि भी यहाँ पे मुख्यतः इसी भाग के अंदर महाद्वीपों के पश्चिम भाग में ही मरुस्थल क्यों है। आप देखोगे कि ये बात आपने देखी थी कि 0 डिग्री से जो हमने पीछे पौनों वाला टॉपिक किया था उसमें या वही आपकी जो बात की थी, तो वहां पे देखा था कि व्यापारिक पौने आते हैं दोनों ओर से और जो भूमध्य रेखा के आसपास आकर के मिलते हैं, और ये व्यापारिक पौने फिर ऊपर उठ जाती हैं और पृथ्वी के घूर्णन के कारण 20 से 30 डिग्री के ऊपर जाकर के नीचे उतरती है। इसका मतलब इस भाग के अंदर वायु अवतलित हो रही है। जब वर्षा होगा तो इसका मतलब हवा को ऊपर उठना चाहिए, तो यहाँ पे तो हवा ऊपर उठ ही नहीं रही है, वायु का क्या हो रहा है? अवतलन हो रहा है। और वायु का अवतलन हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे एंटी साइक्लोन प्रति चक्रवात की दशाएं बढ़ जाती है। कल हमने प्रति चक्रवात के टॉपिक में ये बात की थी कि प्रति चक्रवात जहां पर होते हैं वहां पर वर्षा नहीं होती है। इसका मतलब शुष्कता मरुस्थल की पहली पहचान है। गर्म और ठंडे क्षेत्रों में होते हैं वो तो अलग अलग बात होगी, लेकिन मरुस्थल है इसका मतलब शुष्क है। और जहां पर प्रति चक्रवात कंडीशन बन रही है इसका मतलब वर्षा की कोई संभावना नहीं। वर्षा वहां पे ही होगी जहां पे हवा ऊपर उठ पाएगी, इसका मतलब इस क्षेत्र के अंदर तो हवा अवतलित होगी। दूसरा जब आप है ये लगती नहीं है, लेकिन महासागरीय धारा की जब बात करते हो तो ये जो महाद्वीपों के जो पश्चिमी भाग है यहां पर ठंडी जल धाराएं होती हैं, और ठंडी जल धाराएं होती हैं इसका मतलब वो हवा को ठंडी कर देती है और ठंडी और भारी हवा ऊपर नहीं उठ पाएगी। तो इसलिए ठंडी जल धाराओं के कारण भी हो गया और प्रति चक्रवातीय दशाओं के कारण भी हो गया और वायु के अवतरण के कारण हो गया। लेकिन ये कारण आपसे नहीं पूछेंगे। यहाँ पे आप लोग तो सिर्फ 3 या 4 बिंदु याद रख लियो। एक तो वो याद रख लियो कि मरुस्थलों की जब बात करें कहां पे उनका विस्तार पाया जाता है, मुख्यतः 20 से 30 डिग्री महाद्वीपम किलो पश्चिमी हिस्सों। दूसरी बात ये याद रख लेना, विश्व का जो सबसे बड़ा मरुस्थल जैसे सहारा की बात कर रहे हो कहां पे है? यहाँ अफ्रीका के अंदर हो गया। फिर इसके बाद में अटाकामा कहां पे है? दक्षिणी अमेरिका के अंदर हो गया, पेरू और चिली वाला जो क्षेत्र है। और कालाहारी ये आपका अफ्रीका का जो नीचे वाला जो हिस्सा है वहां पे हो गया, बोत्सवाना और नामीबिया में। और थार के मरुस्थल की अगर बात करें तो ये भारत और पाकिस्तान का जो क्षेत्र है वहां पर पाया जाता है। तो ये 4 आप मरुस्थलों के नाम याद रखें। मरुस्थलीय जलवायु से संबंधित हमें इतनी ही बातें याद, एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम एक जलवायु के बारे में ही और बात करेंगे, और वो कौन सी है? भूमध्य सागरीय जलवायु। ये भी हमारे पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, और इसमें क्या ध्यान रखना है? भूमध्य सागरीय जलवायु इसका मतलब भूमध्य सागर के चारों ओर जैसी जलवायु पाई जाती है विश्व के अन्य भागों में, वैसी जलवायु को भूमध्य सागरीय जलवायु कहती है। और ये जो जलवायु है वो 30 से 45 डिग्री अक्षांशों के बीच पाई जाती है। पहला तो इसका विस्तार कहां से कहां? 30 से 45 डिग्री महाद्वीपों के किस भाग में? पश्चिमी भाग में। अब कहां कहां पे पाई जाएगी
वो देखते हैं। एक तो भूमध्य सागर के चारों ये क्षेत्र याद रखना है। दूसरी अगर देखोगे आप तो यहाँ पे कैलिफोर्निया का जो दक्षिणी हिस्सा है वहां पे पाई जाती है, दक्षिणी कैलिफोर्निया यानी अमेरिका के। तीसरा आपको जो ध्यान रखना है मध्य चिली यानी दक्षिणी अमेरिका राष्ट्र के अंदर ये जो चिल्ली है और चिल्ली के जो बीच वाला जो एरिया है वहां पर पाई जाती है मध्य चिल्ली। चिल्ली इस प्रकार से लंबा है, उत्तरी चिल्ली के अंदर मरुस्थलीय थी, मध्य चिल्ली के अंदर भूमध्य सागरीय जलवायु पाई। चौथा इसके अंदर देखोगे क्योंकि ये वही अक्षांश है, अब कहीं में दक्षिण में आ जाओ तो रोड़ो पड़ जाए उत्तरायण तो ठीक है, अक्षांश वही है 30 से 45 डिग्री महाद्वीपों का पश्चिम भाग। यहां दक्षिणी जो अफ्रीका महाद्वीप है उसका दक्षिणी पश्चिमी जो भाग है वहां पर भी पाई जाती है, और इसी प्रकार से ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पश्चिमी भाग के अंदर भी पाई जाती है। तो 5 अगर मुश्किल से मुश्किल होगा तो ये आपके सामने प्रश्न हो सकता है कि भूमध्य सागरीय जलवायु किस क्षेत्र के अंदर पाई जाती है? भूमध्य सागर में, दक्षिणी कैलिफोर्निया में, मध्य चिली में, और दक्षिणी पश्चिमी दक्षिणी अफ्रीका का हिस्सा हो गया, और दक्षिणी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। ये 5 शब्द ये याद रखना। इससे संबंधित जो आपके लिए महत्वपूर्ण अगला जो प्रश्न है, यहां पर वर्षा मुख्यतः होती है शीतकाल। वर्षा कब होती है? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। वर्षा होती है शीतकाल। शीतकाल में किसके कारण होती है? शीतकाल में वायुदाब पेटियों का हमने जब बात की थी कि वायुदाब पेटियों में विस्थापन होने के कारण जिस जलवायु का निर्माण होता है वो हमने लिखा था भूमध्य सागरीय जलवायु। तो यहां पर ये क्या करते हैं कि ग्रीष्म काल में तो व्यापारिक पवनों के क्षेत्र में होते हैं, और व्यापारिक पवनों के क्षेत्र में होने के कारण इस महाद्वीप से ऐसे हवाएं आती हैं तो वो शुष्क होती हैं, बारिश नहीं करवा पाती हैं। लेकिन सर्दियों के अंदर वायुदाब पेटियां में विस्थापन होने के कारण ये नीचे की तरफ हुआ तो यहां से हवाएं, पछुआ हवाओं का क्षेत्र ये हो जाता है। ये तो अटलांटिक महासागर से इस भाग के अंदर यहाँ पे हवाएं जो जाएंगी वो अपने साथ में आर्द्रता होगी। तो यानी शीतकाल के अंदर इस क्षेत्र में हवा कौन सी हवाओं से? पछुआ हवाओं से। पछुआ हवाओं से। तारीख तो नहीं याद रहती है, ध्यान रख लियो। भूमध्य सागरीय जो जलवायु है बट सर्दियों में बारिश हुआ है, किसके कारण? पछुआ पवन के प्रभाव के कारण। 2 शब्द। फिर उसके बाद में एक जो इससे संबंधित महत्वपूर्ण आपको जो याद रखना है या प्रश्न पूछा जा सकता है, खट्टे और रसदार जो फल होते हैं उसके लिए कौन सा जलवायु प्रदेश जाना जाता है? तो भूमध्य सागरीय। सागरीय और रेखीय में अंतर समझ लियो, पेपर के अंदर तावड़ा ना हो। तो यहां पे बात कर रहे हैं भूमध्य सागरीय। मेरे विचार से हमने जो बातें की हैं इसमें से निश्चित रूप से एक प्रश्न हमारे सामने वहां पर हो सकता है। तो इतनी मोटी मोटी बातें मैं याद रख लेता हूँ, फालतू बहुत सारी टॉपिक के अंदर खूब लंबो चौड़ो करे जा सके, लेकिन अपने लिए तो पर्याप्त रहेगा। और पिछले भी मैंने जो टॉपिक करवाए हैं जिसने नहीं देखे हैं उन वीडियो को एक बार आप जरूर देख लेना। और रीड के लिए बाकी थे पढ़ना चाहो तो वो तो मैं थाने रोकूंगा नहीं। बाकी मैंने यह लगे कि भी प्रश्न खातर आपनो काम राजी राजी चल जाए। मैं पहले भी कही थाने का अपन ज्यादा पीएचडी करने की जरूरत को नहीं, एक बार पेपर पास करना हो तो पेपर कर ले। और कहीं यहाँ सोचता होगा कि जी इतने मुंह के आज्ञा हो के बहुत सारी बातें हैं, मेरा आइडिया थारा खातर पर्याप्त है। बाकी उससे ऊपर के जो एग्जाम है उनके अंदर कुछ चीजें हमें और अलग करनी होती हैं, तो उनके लिए तो मैं ये नहीं कहता कि उनके लिए ये पर्याप्त है, लेकिन आप लोगों के लिए मेरे विचार से ये एक्स्ट्रा ही है, कम नहीं है। चलो धन्यवाद। अब किसी के नहीं समझ में आया तो उसके लिए हम बात करते हैं बाद में, अभी डिस्कस